सो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर मैंने आपको पेज डॉट टीएसएक्स फाइल के अंदर काम करना बताया था। तो नेक्स्ट जेएस का जो पेज डॉट टीएक्सएक्स जो है बेसिकली वो क्या है, आपका क्लाइंट पेज है। ठीक है, वो आपका क्लाइंट पेज है। सो यहाँ पर हमने ब्राउजर के थ्रू फॉर्म्स किए और इस HTML के फॉर्म टैग्स की मदद से आप क्लाइंट से सर्वर पर क्या भेज सकते हैं, डाटा भेज सकते हैं, एपीआई बना सकते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है ना, कोड स्पेस डॉट किया, मैंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और मैं पीजी एडमिन भी ले लेता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया था क्रिएटेड एड और उसका स्कीमा पुल करना, पुश करना, ये सारा आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अपन ने किया प्रैक्टिस प्रॉपर, पुल पुश वो। उसके बाद मैंने ये पेज डॉट टीएसएक्स फाइल बनाई थी और आप देखना ये पेज डॉट टीएसएक्स में अगर ऊपर ही ऊपर यूज क्लाइंट लिखा हुआ है ना, अगर ऊपर ही ऊपर यूज क्लाइंट लिखा हुआ है तो वो आपका नेक्स्ट जेएस में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं। एक तो क्लाइंट साइड कंपोनेंट होता है और दूसरा सर्वर साइड कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, सर्वर साइड कंपोनेंट होता है। तो नेक्स्ट जेएस के पेजेस में कैसे पता करें कि क्लाइंट साइड कौन सा है, सर्वर साइड कौन सा है? तो बस आपको पेज डॉट टीएसएक्स खोलना है। अगर पेज डॉट टीएसएक्स में क्लाइंट साइड में अगर पेज डॉट टीएसएक्स वाली जो फाइल है, अगर ऊपर ही ऊपर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए, यूज क्लाइंट अगर लिखा हुआ मिल जाए या आपने लिखा हो, तो उस कंपोनेंट को आप किस तरीके से बना दोगे? क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना दोगे। अगर ये यूज क्लाइंट ऊपर ही ऊपर नहीं लिखा हुआ है ना, यहां पर मैंने बोल दिया नो यूज क्लाइंट, अगर बिल्कुल अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सो दैट विल बी कॉल्ड अ सर्वर साइड कंपोनेंट। ठीक है ना, तो अगर मैं ये यहां से हटा दूं तो ये मेरा किस टाइप का कंपोनेंट बन गया? सर्वर साइड कंपोनेंट बन गया। मतलब इस पूरे पेज का प्रोसेसिंग कौन करेगा? सर्वर करेगा। अगर ये आ गया तो इस पूरे पेज डॉट टीएसएक्स को प्रोसेस कौन करेगा? आपका आपका क्लाइंट करेगा। समझ में आ रहा है? और एक और रूल याद रखो कि जब भी यूज क्लाइंट ऊपर लिखा हो, या फिर आप ये याद रखो कि अगर आपके स्ट्रक्चर में कहीं पे भी फॉर्म एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना, आपके स्ट्रक्चर में HTML में जो आपका कंपोनेंट के अंदर अगर आपने फॉर्म एलिमेंट ले लिया, तो सीधा सा मतलब है उस कंपोनेंट को क्या बनाना पड़ेगा? अपने को यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा और उस कंपोनेंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें क्लाइंट साइड कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने वही किया था कल कि मैंने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को मैंने किस टाइप का बना दिया था? क्लाइंट साइड कंपोनेंट बना दिया था। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मैं यहाँ से रन करता हूँ, npm रन डेव किया मैंने, और मैं पोस्टमैन भी ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने पोस्टमैन ओपन किया और मैंने पर्टिकुलर एपीआई रेडी कर रखी है। कौन सी? रजिस्ट्रेशन वाली। ठीक है ना, सो रजिस्ट्रेशन वाली एपीआई मैंने रेडी कर रखी है। तो मैंने पोस्टमैन भी ओपन किया और यहाँ पर देखे लास्ट रिकॉर्ड मैंने ये वाला जो है एंट्री करके बताया था, और साथ साथ में क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आपने पॉसिबली ये सारी चीजें कर ली होगी। और और पर्टिकुलर ये हमारा पर्टिकुलर एंड पॉइंट था, ये हमारा एंड पॉइंट था। यहाँ से मान लीजिए मैंने कुछ टू और ये पर्टिकुलर मैंने इंफॉर्मेशन चेंज करी, हिट किया, और देखते हैं क्या मेरा एंट्री जा रहा है कि नहीं जा रहा है डेटाबेस में, है ना। सो ये मैंने प्रोसेस किया। यहाँ पर देखो मेरी एप्लीकेशन चल रही है टर्मिनल पर, और ये देखो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और खुश टू की एंट्री किस आईडी पर हुई है डाटाबेस में? आईडी नंबर 9 पर हो गई है। और यहाँ पर आप चेक करके देखोगे, ठीक है, तो मैं इस यूजर्स टेबल में जाके पर्टिकुलर यहाँ से मैं इसको एंट्री भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये खुश टू वाली एंट्री भी आ गई है। ये देखो यहाँ पर टाइम आ रहा है कि खुश वाली एंट्री 2 फरवरी को हुई थी और खुश टू वाली एंट्री 3 फरवरी को हुई है। तो टाइम हम रिकॉर्ड प्रॉपर कर पा रहे हैं, ताकि 1 साल होने के बाद हम उस यूजर को कुछ ग्रीटिंग मैसेज दे सकें कि वेलकम फॉर योर वन ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे हमारे कितने साल हो गए हैं? 1 साल हो गए हैं। तो बेसिकली इसी इसी टाइम से हम उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। सो चलिए, एपीआई मेरी रेडी है, मेरा फ्रंट एंड भी देख लेते हैं। सो यहाँ से ये हुआ और मैं अपना फ्रंट एंड चालू करता हूँ। सो फ्रंट एंड हमारा नेक्स्ट.जेएस का एप्लीकेशन जो चल रहा है, npm रन डेव करने के बाद जो एप्लीकेशन चलती है वो हमारे किस पोर्ट पे चलती है? 3000 पे चलती है। तो लोकल होस्ट कॉलर 3000। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा।
और ये के यही पेलोड आपको कहाँ प्रिपेयर करना है, कंसोल लॉग में प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। ये आ गया फॉर्म। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है और पूरी नजर बना के रखनी है किधर, अपने को कंसोल लॉग में, ठीक है ना। कंसोल लॉग में ये सारी डिटेल फिल होने के बाद ये जो पोस्टमैन वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब जो जो भी चीजें आपने फिल करी है उन सारी वैल्यूज को आप एक्सेस करके एक ऑब्जेक्ट में रख रहे हो, ठीक है ना। तो वन बाय वन आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, पोस्टमैन के ऑब्जेक्ट को कॉपी किया और आप यहाँ जाके आप इसको वो कर लो, ठीक है ना। ये ओके मैसेज आ रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया लेट पेलोड, ठीक है ना। पेलोड, जो भी मेरा पेलोड होगा उस पेलोड को मैंने अभी हार्ड कोडेड पेस्ट कर दिया। कुछ नहीं करना है, हार्ड कोडेड लेना है। कहां से, पोस्टमैन से हार्ड कोडेड लिया और पोस्टमैन से यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और मैं नीचे यहाँ पर क्या करवा दूं, कंसोल लॉग करवा दूं, ठीक है ना। ये मैंने कंसोल लॉग करवाया, कंसोल डॉट लॉग। और इस पेलोड को मैं यहाँ से, पेलोड मैंने यहाँ से किया, सेव किया, ब्राउजर में गया मैं और हिट किया मैंने पर्टिकुलर, मैंने हिट किया और यहाँ से मैं डिटेल ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं डिटेल ले लेता हूँ, ठीक है ना। और मैं साइन अप करता हूँ। तो देखो मेरा पेलोड आ गया कि नहीं आ गया। कंसोल पे जो पोस्टमैन पे भेजा है, जो पोस्टमैन से हम पेलोड भेज रहे हैं वो कि वही हार्ड कोडेड, अभी कोई डायनेमिक नहीं है, हार्ड कोडेड क्या कंसोल पे रेडी है, ठीक है सर, कंसोल पे रेडी है। अब अब आगे करते हैं। जैसे ही हमारा ये पेलोड प्रिपेयर हो जाएगा, इस पेलोड को हमें क्या भेजना, हमें करनी पड़ेगी, वी हैव टू कॉल द एपीआई, हमें एपीआई को कॉल करना पड़ेगा। सो जावास्क्रिप्ट में हाउ टू कॉल द एपीआई, ठीक है ना। एपीआई को कॉल कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हमारे पास एपीआई को कॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो हमारा, मैं आपको बता दूं, वो तरीका एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट टेक्निक से हम कर सकते हैं, जो प्योर जावास्क्रिप्ट की टेक्निक है। या हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फेच एपीआई, या तीसरा हम यूज कर सकते हैं एक्सियोस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एपीआई कॉल करने के लिए, फ्रंट एंड इंजीनियर्स को एपीआई कॉल करने के आपके पास कितने तरीके हैं, 3, ठीक है ना। भले ही आप रिएक्ट जेएस डेवलपर हो, फ्रंट एंड में आप कौन से इंजीनियर हो, रिएक्ट जेएस हो, या फिर आप कौन से इंजीनियर हो, एंगुलर इंजीनियर हो, एंगुलर जेएस इंजीनियर हो, या फिर आप कौन से इंजीनियर हो, व्यू जेएस इंजीनियर हो। भाई ये तीनों टेक्निक हर जगह काम आएगी, समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो और आपको एपीआई कॉल करनी है, तब कितने तरीके हैं आपके पास, तब भी 3 तरीके ही हैं। अगर आप व्यू जेएस इंजीनियर हो और आपको एपीआई कॉल करनी है, कितने तरीके भाई आपके पास, 3 ही है। अगर आप रिएक्ट इंजीनियर हो तो भी 3 ही है भाई। ये जो चीजें है ना, ये यूनिवर्सल है। अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर हो, किसी भी टेक स्टैक के आप इंजीनियर हो, तब भी आपकी जो टेक्निक्स हैं वो सेम रहेगी। इसमें से ये जो एक्सियो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, ये जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन टेक्निक है, ठीक है ना। ये जावास्क्रिप्ट की क्या है, बिल्ट इन टेक्निक है, ठीक है ना। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आती है। उसके बाद हम एक्सियोस की बात करें तो एक्सियोस भी क्या है, जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन टेक्निक है, ठीक है ना। और जो एक्सियोस, ये फेच एपीआई जो है, ये जावास्क्रिप्ट की कौन सी टेक्निक है, बिल्ट इन टेक्निक है। मतलब मुझे अलग से कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। किसको यूज करने के लिए, फेच एपीआई को। किसको यूज करने के लिए, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट को। और हमारे पास एक तीसरा तरीका होता है जो कि एक्सियोस तरीका है, जो कि हमारा जो है एक्सियोस का जो तरीका है, वो एक्सियोस के थ्रू भी आप अपनी एपीआई को कॉल कर सकते हो। मगर एक्सियोस क्या है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। ये कौन सी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, है ना। तो एक्सियोस क्या है, हमारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। थर्ड पार्टी मतलब एक्सियोस की जो लाइब्रेरी है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन नहीं है, आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अलग से इंस्टॉल करने के लिए अपने को कमांड चलाने की पड़ेगी, npm इंस्टॉल, ठीक है ना। जब भी किसी लाइब्रेरी को मैं बोल दूं थर्ड पार्टी है, तो उसका मतलब उसको आपको कैसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नाम। समझ में आ रहा है। सो एक्सियोस जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन है कि अलग से लाना पड़ेगा, अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा,
थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चूंकि हम एक लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो 101% आप जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम करोगे आगे चल के भी वहां पर 101% लिख के रख लेना आपको किस लाइब्रेरी के साथ डील करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, एक्सक्यूएस ही करना पड़ेगा। तो क्यों ना टाइम हम यूटिलाइज करते हुए इंडस्ट्री लेवल की चीजें अभी से सीखना स्टार्ट कर ले। तो मैं एपीआई कॉल करने के लिए अप्रोच आज कौन सी यूज करने वाला हूँ, एक्सियोस ही यूज करने वाला हूँ। तो चलिए गूगल पर गए और यहां से हमने लिख दिया एक्सियोस, ठीक है ना। एक्सियोस गूगल पे लिखना है और इसकी जो पहली लिंक आएगी वो हमारी एक्सियोस की ऑफिशियल वेबसाइट है। सो व्हाट इज एक्सियोस? इट्स अ प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट फॉर द ब्राउजर एंड नोडजेस, ठीक है ना। ये एचटीटीपी क्लाइंट है। एचटीटीपी क्लाइंट का मतलब हो गया जो एपीआई कॉल करने के लिए जो लाइब्रेरी होती है उसे एचटीटीपी क्लाइंट लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको इंस्टॉल करने का तरीका, गेट स्टार्टेड में गए, यहां पर देखा, देखो npm इंस्टॉल एक्सियोस। तो इस लाइब्रेरी को सबसे पहले सेटअप करने के लिए हमें npm इंस्टॉल कमांड चलानी पड़ेगी। ये मैंने कॉपी किया, यहां पर गया मैं आपके सामने, और चूंकि मैं इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने जा रहा हूं, npm इंस्टॉल कमांड चलाने जा रहा हूं आपके सामने, तो सबसे पहला काम तो टर्मिनल खोलूंगा और npm इंस्टॉल कमांड को यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। npm इंस्टॉल कमांड को पेस्ट कर दिया और पैकेट डॉट जेसन को खोल के सामने ही रखेंगे, ऊपर पैकेट डॉट जेसन दिखनी चाहिए, नीचे टर्मिनल दिखना चाहिए। और जैसे ही मैं npm इंस्टॉल चलाऊंगा, नजर कहाँ रहनी चाहिए आपकी, डिपेंडेंसी के अंदर, ठीक है ना। ये डिपेंडेंसी में अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइब्रेरी है, और जैसे ही मैं npm इंस्टॉल एक्सियोस करूंगा 8 से कितनी हो जाएगी, 9 लाइब्रेरी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सो npm इंस्टॉल एक्सियोस करते ही तो आप गौर करना है यहाँ पर, ऑब्जर्व केयरफुली, देखो एक्सियोस आ गया कि नहीं आ गया, 9वीं लाइब्रेरी लिस्ट में ऐड हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई, ठीक है ना। सो अब मैं किसको यूज कर सकता हूं, मैं एक्सियोस को यूज कर सकता हूं, ठीक है ना। सो एक्सियोस को यूज करने के लिए ये हो गया। अब यहां पर मैं जाऊंगा एग्जाम्पल में, मैं किस में जाऊंगा, एग्जाम्पल, क्योंकि भाई किसी भी लाइब्रेरी को कैसे वो लाइब्रेरी काम करती है उसका आपको पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो वो आपको सारी चीजें, एग्जाम्पल कोड आपको किधर लिखे हुए मिल जाएंगे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये उनके उदाहरण है कि इन लाइब्रेरीज को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एपीआई को चेक कर लो कि आपने जो एपीआई बनाई है वो गेट की है कि पोस्ट की है। पहले ये डिसाइड कर लो किस टाइप की एपीआई बनाई मैंने, कल पोस्ट बनाई ना। ये सारा काम कैसे हो रहा है, मेरा यूजर रजिस्टर कैसे हो रहा है, पोस्ट के थ्रू हो रहा है, क्योंकि एपीआई मैंने कैसी बना रखी है, पोस्ट बना रखी है। तो बताओ एक्सियोस में जो मैं एग्जांपल फॉलो करूंगा, गेट का फॉलो करूंगा कि पोस्ट का करूंगा, पोस्ट का। कि अगर एपीआई आपने पोस्ट बना रखी है तो एपीआई कॉल करने के लिए भी आपको एग्जांपल कौन सा देखना पड़ेगा, पोस्ट का ही देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखना, इस एग्जांपल में अगर मैं इस एग्जांपल में जा रहा हूं, इस एग्जांपल में मैं जा रहा हूं, तो सब जगह यहाँ पर एक्सियोस डॉट गेट, एक्सियोस डॉट गेट, जगह जगह क्या लिखा हुआ है, एक्सियोस डॉट गेट लिखा हुआ है। तो क्या इससे मेरा काम होगा, नहीं होगा। अपने को जाना पड़ेगा किस एग्जाम्पल में, पोस्ट एग्जाम्पल में। सो पोस्ट रिक्वेस्ट में जाना और आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा एक्सियोस डॉट पोस्ट। समझ में आ गया? अगर एपीआई आपने पोस्ट बना रखी है तो कॉलिंग भी फिर किससे करोगे, पोस्ट मेथड से ही कॉलिंग करेंगे। सो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस पूरे एग्जाम्पल को मैंने यहां से कर लेना है कॉपी, इस पूरे कोड को मैंने कॉपी कर लिया और इस पूरे कोड को आप एपीआई जहां कॉल कर रहे हो, ये पेज डॉट टीएसएक्स में मैं एपीआई कॉल कर रहा हूं। सो यहां पर कंसोल लॉग करने के तुरंत बाद मुझे क्या करना है, अपनी एपीआई कॉल करनी है ना, अपनी एपीआई कॉल करनी है। अब ये एपीआई कॉल करने वाला ये जो भी कोड है आपने ला के रख तो दिया है, मगर दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि जब भी आप कोई वेनेवर वेनेवर यू आर कॉलिंग एनी एपीआई, एनी एपीआई का मतलब हो गया भाई, चाहे गेट हो, चाहे पोस्ट हो, चाहे पुट हो, चाहे डिलीट हो, किसी भी टाइप की एपीआई कॉल कर रहे हैं, यू शुड यूज ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है ना। तो जब भी हमें कोई एपीआई कॉल करनी है तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज करना चाहिए, जिससे कि अगर एपीआई कॉल करने के दौरान अगर कोई एरर आती है तो उन एरर को हम प्रॉपरली क्या कर सके, हैंडल कर सके, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई सी भी एपीआई कॉल कर रहे हैं वो एपीआई कॉलिंग वाला कोड किस में होना चाहिए, ट्राई कैच। एक और पॉइंट यहाँ पर दिमाग में बिठा लेना, वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एनी डीबी ऑपरेशन, एनी डीबी ऑपरेशन, है ना। अगर आप डाटाबेस का कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, भाई कितने ऑपरेशन होते हैं डाटाबेस के, 4, CRUD, समझ में आ रहा है ना। कौन सा ऑपरेशन होते हैं डाटाबेस के, CRUD, CRUD,
है ना। या तो आप डाटाबेस में कुछ क्या करोगे, एंट्री करोगे, क्रिएट, या डाटाबेस से रीड करोगे, या डाटाबेस में अपडेट करोगे, या डिलीट करोगे। अगर CRUD ऑपरेशन भी आप करवा रहे हो तब भी उस CRUD ऑपरेशन वाला जो कोड है वो किसके अंदर लिखोगे, ट्राई कैच के अंदर। तो दिमाग में बिठा लेना, चाहे मैं एपीआई कॉल करवाऊं, चाहे डाटाबेस का कोई सा भी CRUD ऑपरेशन करूं, वो जो कॉलिंग वाला कोड होगा, ये वो जो CRUD वाला कोड होगा, वो होना किसके अंदर चाहिए, CRUD ट्राई कैच के अंदर होना चाहिए। चलिए, हम हमारा ये नियम है, ये प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखना भैया, ये नियम है कि भाई सर आप एपीआई कॉल करने जा रहे हो तो आपको इस कोड को किसमें लिखना चाहिए। अगर बहुत प्रोफेशनल इंजीनियर बनना चाहते हो तो ट्राई कैच में लिखोगे, और ऐसे ही बिल्कुल काम चलाओ डेवलपर बनना चाहते हो, कम सैलरियों में लोगों के यहाँ काम करना चाहते हो, तो फिर आप ट्राई कैच ही यूज मत करो। आप घटिया कोड लिखो, आपको बिल्कुल आप उस वो स्टैंडर्ड लेवल के इंजीनियर नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। तो रूल्स क्या कहता है, नियम क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, जब भी आप कोई टीबी ऑपरेशंस कर रहे हो, दैट कोड मस्ट बी प्रेजेंट इनसाइड ट्राई कैच ब्लॉक। एंड ट्राई कैच ब्लॉक जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा ब्लॉक है जो एरर हैंडलिंग के लिए डिफाइंड है। तो अब आपको क्या करना है, आप W3C पर जाइएगा, आप किस में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, और जावास्क्रिप्ट में आप एरर सर्च करना। क्या सर्च करेंगे आप, एरर सर्च करना। और इन एरर्स को हैंडल करने के लिए बेसिकली हमें क्या दिया गया है, जावास्क्रिप्ट के अंदर फंडामेंटल ये कॉन्सेप्ट है कि जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी एरर आती है, जावास्क्रिप्ट में एरर कैसे आ जाएगी, अगर आप कोई एपीआई कॉल कर रहे हो, सर्वर ही बंद पड़ा है, तो क्या आनी है आपको, एरर आनी है ना। तो जगह जगह जावास्क्रिप्ट में कोड के दौरान क्या आती हैं, एरर्स आती हैं। उन एरर्स को प्रॉपरली हम हैंडल करें, कैसे करें, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बेसिक फंडामेंटल है कि क्या यूज करें अपन, ट्राई कैच यूज करें, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, ट्राई कैच वाला ब्लॉक लेना है। ट्राई कैच वाला ब्लॉक हमने लिया और उसको पेस्ट किया मैंने, ट्राई कैच वाला ब्लॉक, ठीक है ना। तो इसमें यह ध्यान रखना, तो ये ट्राई कैच वाला ब्लॉक मैंने लिया, आपके सामने ट्राई कैच वाला ब्लॉक लिया। तो जितना भी एपीआई कॉलिंग कोड है, या चाहे जो भी डीबी ऑपरेशन का कोड है, वो होना किसके अंदर चाहिए, ट्राई के अंदर, ठीक है ना। तो ये जितना भी एपीआई कॉलिंग का कोड है, ये सारा कट करके मैं कहा रखूंगा, ट्राई के अंदर। समझ में आ रहा है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना, एपीआई कॉलिंग का कोड किस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, ट्राई के अंदर के कैच के अंदर, ट्राई के अंदर, ठीक है ना। डाटाबेस का जो भी CRUD ऑपरेशन होगा वो किस ब्लॉक में लिखूंगा मैं, ट्राई के अंदर के कैच के अंदर, ट्राई के अंदर, ठीक है ना। सो कैच में तो ऑटोमेटिकली आप आ जाओगे, अगर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते समय अगर कोई एरर आ रही है तो आप ऑटोमेटिकली किधर फॉल कर जाओगे, कैच में फॉल कर जाओगे। सो यहाँ पर मैं console डॉट लॉग किया, मैंने console डॉट लॉग किया, मैंने console डॉट लॉग कर लेता हूँ यहाँ पर, मैं किसको, एरर ऑब्जेक्ट को मैंने console लॉग किया, और ये एक्सोस हुआ, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, और एक्सियोस लाइब्रेरी को मैंने ऊपर ही ऊपर क्या करवा दिया, इंपोर्ट करवा दिया, है ना। कंट्रोल और स्पेस प्रेस करते ही वो उसने मेरे को हिंट दिया। अब देखना, ये मैं यहां से हटा दूं, मैंने आपके सामने हटाया, और आप देखना, इसको डबल क्लिक किया, कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, हिंट आई, और इस पे क्लिक करते ही ये देखो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, ठीक है ना। तो ये कि यही आप ऐसे ऑटोमेटिक भी ऐड करवा सकते हो, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एग्जांपल में जाके ये देखोगे, यहाँ पर इन्होंने रिक्वायर स्टेटमेंट ले रखा है, और जबकि हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट चाहिए था। तो वो आप, मैं तो बता रहा हूँ, आप कोड ले आओ, एक्सियोस पे डबल क्लिक करो, कंट्रोल स्पेस प्रेस करो, और जो आ रहा है क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो उसको जो चाहिए होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट चाहिए होगा तो इंपोर्ट कर देगा, नहीं रिक्वायर स्टेटमेंट चाहिए होगा तो रिक्वायर अपने हिसाब से कर देगा, अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी एपीआई का एड्रेस देंगे। सो दिस इज माय एपीआई एड्रेस। तो यहाँ पर ये एपीआई का एड्रेस जो है, पर्टिकुलर हमारा एपीआई का एड्रेस है, इस पूरे एड्रेस को मैं कॉपी किया, ये पूरा एपीआई का यूआरएल है। इसी एपीआई यूआरएल को हम बोलते हैं एंड पॉइंट। क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट को मैंने कॉपी किया, यहां से मैंने क्या किया, कॉपी किया, और इसी एंड पॉइंट के एड्रेस को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। मेरा पूरा एपीआई का एंड पॉइंट का एड्रेस आ गया हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद अब आप अपना पेलोड आप भेजेंगे, आप अपना पेलोड भेजेंगे। सो यहाँ पर मैं अपना पेलोड भेजता हूं, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेता हूं कि एग्जांपल हमें यहाँ पर कैसे भेजना चाहिए। सो ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि पूरा के पूरा पेलोड जो है वो आप यहाँ रख सकते हो, ये देखो। सो यहाँ पर आप इस एक्सियोस डॉट पोस्ट की कॉलिंग, इसको कंपेयर करो। मैंने जब चीजें सीखी है ना, मैंने हर छोटे छोटे बड़े बड़े कोड को
डिकोड किया है, समझा है छोटे छोटे पैटर्न में, जो मैं पहली क्लास से आपको सिखाता हूं कि भाई ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, पोस्ट क्या हो गई आपकी मेथड, इसके अंदर जो कुछ भी पास करूंगा वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल आर्गुमेंट कहलाएगा। इस केयरफुली देखो, ये पहला स्ट्रिंग है, फिर कॉमा है, और फिर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब AA1 कॉमा AA2, फिर से कॉपी किया, एक एक चीजों को समझा। पहला जो है वो क्या है, एक स्ट्रिंग है, और दूसरा क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। फिर से कॉपी करो, फिर से पेस्ट करो। पहला तो क्या हो गया आपका, स्ट्रिंग हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या मैंने इसको, इस पूरे पोस्ट मेथड को एक बेसिक फॉर्मेट में मैंने आपको डिकोड करके बता दिया ना। तो भाई ऐसे कंपेयर करो कि पहला आर्गुमेंट क्या है, पहला एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, दूसरा एक्चुअल आर्गुमेंट क्या है, वो एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली उसको देख देख के करना है अपने को। सो यहाँ पर आप देखो कि पहला तो ये स्ट्रिंग में मेरा एपीआई का एड्रेस आ गया, और दूसरा मेरा क्या होगा, मेरा पेलोड होगा। तो ये पूरा के पूरा पेलोड देखो एज इट इज यहाँ पर जमा हुआ है। इस पूरे पेलोड को क्या मैं यहाँ पर इसकी जगह लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना, पेलोड की जगह लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्स आ गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर axios डॉट पोस्ट डॉट देन डॉट कैच, ये आ गया, सेव किया मैंने, और यहाँ पर मैं एंट्री करता हूँ। अब यहाँ से मैं खुश थ्री की एंट्री कर लेता हूँ, खुश थ्री, खुश थ्री, क्योंकि मुझे पता है अभी ये सारा डेटा मेरा हार्ड कोडेड जाएगा, तो मुझे कंफर्म करना है, ठीक है ना, मुझे कंफर्म करना है। ये रिफ्रेश किया मैंने, ये मैंने रिफ्रेश किया, आपके सामने मैंने रिफ्रेश किया। यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू फीड करूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये @gmail.com, है ना, पासवर्ड कुछ भी डालो अभी, क्योंकि वो डायनेमिक तो होगा नहीं, अभी हार्ड कोडेड है। तो आप देखो यहाँ डाटाबेस में एंट्री क्या आ गई, मैं मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला, 201, रिस्पॉन्स मुझे क्या मिला, 201। वो इस रिस्पॉन्स की मदद से मिला कि देन अगर डाटाबेस में अगर कोई एंट्री हो जाए, एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो जाए, तो ये रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पर लॉग हो गया, ये रिस्पॉन्स मेरा लॉग हो गया 201। और 201 का मतलब होता है क्रिएटेड, डाटाबेस में एंट्री क्रिएट हो गई है। तो आप पोस्टग्रेस में जाओगे, इसको रिफ्रेश करो, यहां पर गए और ऑल रोज में गए, और अब आप देखना भाई खुश थ्री की एंट्री आ गई है, खुश थ्री की एंट्री आ गई है, ठीक है ना। उसी तरीके से मतलब मेरा सक्सेसफुली मैंने खुश थ्री की एंट्री आ गई है, मगर यहाँ पर मुझे एक अलर्ट चाहिए, मुझे यहाँ पर एक अलर्ट चाहिए जिससे मुझे पता चले, है ना, यूजर को पता चले। नहीं तो यूजर लोग इधर कंसोल में आके थोड़ी देखेंगे, उनको तो आपको पॉपअप देना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट। तो स्वीट अलर्ट आपने यूज किया, स्वीट अलर्ट आपने यूज किया, ये इस तरीके का आप स्वीट अलर्ट, ये तो नॉर्मल हो गया और स्वीट अलर्ट ये हो गया, गुड जॉब, ये लिखा हुआ आ रहा है ना। तो जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल अलर्ट तो ये इस टाइप के होते हैं, तो ये ऐसे दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बेटर रहेगा आप पॉपअप किस टाइप के दोगे, स्वीट अलर्ट वाले दो। स्वीट अलर्ट क्या है भाई, वो पॉपअप ही है, मगर उस पॉपअप को थोड़ा डिजाइन विजाइन कर दिया। व्हाट इज स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट इज द अलर्ट लाइब्रेरी विच विल प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल डिजाइंस ऑफ दिस नॉर्मल जावास्क्रिप्ट अलर्ट्स, ठीक है ना। तो इसको यूज करने का यहाँ हमारे पास इंस्टॉलेशन में हम गए, सो npm इंस्टॉल स्वीट अलर्ट 2। सो अगेन मैं टर्मिनल खोला, अगर npm इंस्टॉल वाली कमांड चलानी है तो सामने क्या खोल के रखना पड़ेगा अपने को, पैकेट.json, सिर्फ देखने के उद्देश्य से कि यार कोई भी लाइब्रेरी अगर जब मैं इंस्टॉल करता हूं तो वो उसकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, डिपेंडेंसी के अंदर। तो आप देखना जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, ऑटोमेटिकली स्वीट अलर्ट की एंट्री आ गई कि नहीं आ गई, क्या मैंने मैनुअल टाइप किया है क्या नहीं किया। तो कंफर्म हो गया कि मैंने लाइब्रेरी को अपने इसमें इंस्टॉल कर लिया है। अब उसके बाद इसका यूसेज देखो कि भाई इसको यूज करने के लिए आप इसको इंपोर्ट करवाओ, इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर में अपना इंपोर्ट करवा लिया मैंने, ये स्वेल को मैंने इंपोर्ट करवा लिया। और इस स्वेल को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर मैं यूसेज में गया, ठीक है ना, मैं एग्जांपल्स में गया। जो मेरा पहला एग्जांपल जो है, सबसे पहला जो एग्जांपल है ये वाला सिंपल वाला, इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, और जो मेरा रिस्पांस आ रहा है वहां पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। सो मुझे सिर्फ ये इतना सा कॉपी करना है, यहाँ पर आए पेस्ट किया, और प्रॉपरली प्रॉपरली इंडेंट करेंगे कोड को, और गुड जॉब की जगह लिखेंगे यूजर रजिस्टर्ड, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है ना। सो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहां पर भी मैंने बोल दिया यूजर रजिस्टर्ड
सक्सेसफुली, ठीक है ना। ये मेरा मैसेज हो गया। अब यहाँ पर मैं खुश 3 की जगह ले लेता हूँ खुश 4, खुश 4 और खुश 4। मैं ऐसा क्यों चेंज कर रहा हूँ, बताओ कोई, थोड़ा सा बताओ, किसी की थॉट। हाँ, यूजर नेम यूनिक है, क्योंकि डाटाबेस में अगर खुश 3 वाली एंट्री पहले से पड़ी हुई है और यही करूंगा तो एंट्री होगी नहीं, क्योंकि मैंने वहां कंस्टेंट लगा रखे हैं, क्योंकि मैंने वहां सर्वर साइड के वैलिडेशन लगा रखे हैं, ठीक है ना। तो इन प्रॉपर चीजों को हैंडल करने के लिए मैं अभी इसको मैनुअली इसको आगे बढ़ा रहा हूँ पर्टिकुलर कोड। ये मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं गया, ठीक है ना, a@gmail.com पासवर्ड लिया मैंने पर्टिकुलर, और ये मैंने किया। अब यहाँ से मैं गया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब मैं कंसोल लॉग को अगर बंद भी करूंगा तब भी मेरे ऐसे मैसेजेस आएंगे, तो कितना अच्छा लगेगा, यूआई कितना अच्छा लगेगा। तो बेसिकली आप किसी भी लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो बेसिकली इंटरफेसेस बहुत अच्छे आपको बनाने चाहिए। तो मैंने क्या यूज कर लिया आज, स्वीट अलर्ट यूज कर लिया। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर अगर मेरे स्वीट अलर्ट में और भी कुछ एरर वाले भी होते हैं तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर मेरा कोई एरर आती है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये क्रॉस वाला कब बताना चाहिए, यूजर रजिस्टर होने पर बताना चाहिए कि कुछ गड़बड़ होने पर। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, यूजर रजिस्टर नहीं हो पाया, कोई एरर आया, तो मैं ऑब्वियसली ये टाइप का इंटरफेस बताऊंगा। अगर मेरा यूजर रजिस्टर्ड हुआ तो सक्सेस वाला, और यूजर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो ये वाला। समझ में आ रहा है ना। तो पॉपअप कौन सा शो करना है वो आपको डिसाइड करना है भाई, है ना। तो मैंने ये वाला कोड ले लिया, स्वेल फायर वाला, कॉपी किया। अभी स्वेल फायर वाले में मैंने स्केच वाले ब्लॉक में ले लिया, कैच वाले ब्लॉक में ले लिया। स्केच वाले ब्लॉक में गया, एरर यूजर नॉट रजिस्टर्ड, है ना। इसका मैंने लिख दिया यूजर नॉट रजिस्टर्ड, यूजर नॉट रजिस्टर्ड। तो ये मैंने किस में ले लिया, कैच में ले लिया, ठीक है ना। सो यहाँ पर हम जाके देखते हैं। अब उसी एंट्री को मैं दोबारा से यहाँ पर कंसोल लॉग करूं, ठीक है ना, उसी एंट्री को मैं दोबारा करूंगा। यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ रहा है, और यहां पर क्या आ रहा है, देखो अब क्या हो रहा है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, सर्वर क्या बोल रहा है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मगर स्टेटस कोड क्या आ रहा है हमारे पास, 200 आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि यूजर रजिस्टर अगर हो जाए तो 200 नहीं आए, कुछ और मैसेज आ जाए, है ना। तो उस केस में आप क्लाइंट साइड पर आप प्रॉपर हैंडल कर पाओगे, ठीक है ना। आपका एपीआई बनाने वाला, क्योंकि अभी आप नेक्स्ट.जेएस यूज कर रहे हो, तो फ्रंट एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में है और बैक एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके हाथ में। यू आर वन मैन आर्मी, आप ही को पूरा युद्ध लड़ना है, ठीक है ना। तो अभी एपीआई बनाने वाले ने, मतलब मैंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कि सर आपने यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया तब भी आप क्या दे रहे हो, 201 दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये हमें कुछ मैसेजेस से हम ऐसा उसको कर सकें कि यूजर अगर रजिस्टर्ड नहीं हो तो स्टेटस कोड कुछ और आ जाए, तो मैं क्लाइंट साइड पर एक प्रॉपर वैलिडेशन लगा के कर सकूं। तो ऐसा भी आप कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो आप देखो अभी भी मेरे पास ये वाला मैसेज ही आया, अभी भी मेरे पास ये वाला मैसेज ही आया। तो अब मैं चाहता हूं कि यूजर अगर रजिस्टर्ड नहीं, यूजर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट हो, तो सर्वर क्लाइंट को कौन सा स्टेटस कोड देना चाहिए ये आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो। क्योंकि अभी तो आपने क्या दे दिया, इसको 200 दे दिया, अंदाज से दे दिया, ठीक है ना। तो प्रॉपर मैं चैट पर गया और मैंने चैट से पूछा कि इफ अ यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, व्हाट स्टेटस कोड शुड बी गिवन, है ना। मैं उसको पूछ रहा हूँ, if a user is already exist in database, what standard status code should be given to client, ठीक है ना। मैं क्या पूछ रहा हूं, मेरे को, मैं रिसर्च कर रहा हूं चलती हुई क्लास में, है ना, कि भाई अगर कोई यूजर डाटाबेस में मौजूद है तो भाई सर्वर को, क्लाइंट को कौन सा स्टेटस कोड देना चाहिए, क्या 200 देना चाहिए कि 404 देना चाहिए कि क्या देना चाहिए, वो मैं जीपीटी से पूछ रहा हूं, ताकि वो मुझे एक स्टैंडर्ड तरीका बता देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मोस्ट स्टैंडर्ड चॉइस इज 409 कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो इसने जीपीटी ने क्या बताया कि आप 409 दे सकते हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यूज होता है, बट ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है,
ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि भाई 409 ही देना है कि 200 ही देना है, मगर हमेशा अपने कोड करने के तरीके को स्टैंडर्ड लेवल पर आप क्रॉस चेक करते रहा करो एआई मॉडल्स के थ्रू। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसने बोला कि भाई आपको स्टेटस कोड क्या देना चाहिए, 409 देना चाहिए। तो जीपीटी बता रहा है कि भाई अगर कभी भी कोई डाटाबेस में अगर कोई यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो क्लाइंट को आप क्या स्टेटस कोड दोगे, 200 दोगे कि 409 दोगे, 409, क्योंकि ये बता रहा है मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड चॉइस। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड चॉइस का मतलब है कि दुनिया भर के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जब वो मैसेज देते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट का तो वो स्टेटस कोड क्या देते होंगे, 409 देते होंगे, ठीक है ना। ये उसकी रिसर्च से बता रहा है, तो हमें यही चीजें इंप्लीमेंट करनी है। तो आप जाके आप अपनी एपीआई में जाएंगे, ये रही मेरी एपीआई, ये मेरी route.js, और यहाँ पर मेरा कोड रहा एग्जिस्टिंग यूजर, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये आ गया, और इसी में मुझे क्या स्टेटस देना था, 409 देना था। सो मैं इसको जीपीटी को बोल देता हूं प्लीज गिव 409 स्टेटस कोड, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला कि भाई इसी स्टेटमेंट में मुझे 409 चाहिए, तो यहाँ पर इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कि इस ऑब्जेक्ट में ये जेसन तो हमारा क्या है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। अगेन इसको कॉपी कर लो, वही छोटी छोटी चीजें मैं बार बार फिर से वही बता रहा हूं कि भाई ये देखो, ये रिटर्न भी भूल जाओ, ये क्या है सर, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड, मेथड के अंदर क्या होती है सर, एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट 2 कॉमा एक्चुअल आर्गुमेंट 3। तो भाई ये पहला क्या है, दिस इज एक्चुअल आर्गुमेंट। अब जीपीटी ने क्या बता दिया कि सर आपको पहले एक्चुअल आर्गुमेंट के बाद फिर से कॉमा लगाना है, और आपको कौन सा एक्चुअल आर्गुमेंट देना है, सेकेंड, ठीक है ना। मैं इतना इतना डीप चीजों को रिसर्च करता हूँ कि भाई क्या है, ठीक है ना। तो उसने बता दिया कि यार ये जो है ये पहला एक्चुअल आर्गुमेंट तो यही देना है, और दूसरा एक्चुअल आर्गुमेंट देने के लिए लगाना पड़ेगा आपको कॉमा, और आपको देना पड़ेगा अपना स्टेटस 409, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना रिस्पॉन्स दे रहा हूं। अब चलिए, अब उसी रिक्वेस्ट को मैं दोबारा से हिट करता हूं, इसी रिक्वेस्ट को दोबारा फिर से हिट करता हूं डिटेल्स में फिल ना करते हुए। आ गया, देखो इस बार इसने क्या दे दिया, 409, और ऑटोमेटिकली क्लाइंट साइड का कोड मैंने चेंज किया ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो एक्सियोस डॉट देन और डॉट कैच वाले ब्लॉक में आ गया, कैच वाले ब्लॉक में ऑलरेडी आ गया, मेरे को क्लाइंट साइड पे एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बेचारे फ्रंट एंड की जिंदगी वो आपके हाथ में है, बैकएंड इंजीनियर्स के हाथ में, कि आप किस टाइप की एपीआई बना रहे हो, उसका काम आसान करना है कि उसको परेशान करना। हो सकता है आपकी फ्रंट एंड वाले से लड़ाई हो जाए, तो आप ऐसी ऐसी एपीआई बना के भी दे सकते हो कि बेचारा वो काम ही नहीं कर सकता, मतलब उसका जो काम उसका 1 मिनट में हो सकता है वो काम उसका 2 घंटे में भी बढ़ा सकते हो, इतनी कॉम्प्लेक्स एपीआई भी बना सकते हो। तो जब आप नेक्स्ट.जेएस पे एज अ फुल स्टैक इंजीनियर काम करते हो तो आपको चीजें आप खुद ही फ्रंट एंड हैंडल कर रहे हो, आप खुद ही बैक एंड कर रहे हो, आपको खुद पता चलेगा कि यार मैं बैक एंड में ये चीज करने से मेरा फ्रंट एंड का काम कितना आसान हो गया। अब आप देखो, क्या मुझे कुछ भी फ्रंट एंड पे एक्स्ट्रा कोड करना पड़ा क्या, सिर्फ एपीआई का एक स्टेटस कोड डालने से मेरा कोड लॉजिक ऑटोमेटिकली काम करने लग गया, ठीक है ना। अब मैं पहले मैं देन में जा रहा था, अब ऑटोमेटिकली मैं किस में आ गया, कैच में आ गया, ठीक है ना। कैच में यहाँ पर यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है, और यहाँ पर हमने ये देखा कि ये पर्टिकुलर ये हमारा मैसेज आ गया, 409 वाला मैसेज आ गया। अगेन इसमें भी आप डीप डाइव कर सकते हो, कंसोल लॉग यहाँ पर मैंने किया, और ये हमने यहाँ पर किया, ठीक है ना। सो ये हमने प्रॉपर इस तरीके से इसको हैंडल किया, ठीक है ना। सो ये हमारा पर्टिकुलर हुआ, ठीक है ना, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सो ये चीजें आपको समझ में आई, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये सारा जो हार्ड कोडेड है, अभी ये क्या चल रहा है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू चल रहा है। भाई ये क्या है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं अभी मैंने क्या ले रखी हैं, हार्ड कोडेड। इन्हीं हार्ड कोडेड वैल्यूज को हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायनेमिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डायनेमिक हम कैसे कर सकते हैं, हम यूआई पर फॉर्म के अंदर जैसे जैसे यूजर चेंजेस करेगा वैसे वैसे ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट में जाके चेंज हो जाए, तो वो हमें यूआई को हमारे डाटा के साथ में बाइंड करना पड़ेगा। सो बेसिकली रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट का जो पेज है आपका, उसका पहला एरिया होता है हुक्स एरिया। इस हुक्स एरिया के अंदर आप ऐसे
बना सकते हैं, बाइंड वेरिएबल्स बना सकते हैं, बाइंड वेरिएबल्स, ठीक है ना। बाइंड वेरिएबल्स का मतलब ये हो गया कि जो आपको यूआई दिखाई दे रहा है उसमें अगर कोई फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर अगर कोई भी वैल्यू फिल करोगे, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू किससे लोड हो जाएगी, वो यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई वेरिएबल बनाया लेट एफ नेम, तो ये लेट एफ नेम नाम का मेरा क्या है, बाइंड वेरिएबल है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम में अनिल लिखा, तो ये अनिल वैल्यू ऑटोमेटिकली किस में लोड हो जाएगी, एफ नेम में लोड हो जाएगी। ये है टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग का ये मतलब हो गया कि बेसिकली आप फ्रंट एंड पे कोई भी वैल्यूज आप फॉर्म के अंदर फिल करोगे, वो ऑटोमेटिकली उन वेरिएबल्स में इनिशियलाइज हो जाएगी, लोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको वही बता रहा हूं कि इन बाइंड वेरिएबल्स को बेसिकली हुक्स वेरिएबल कहा जाता है। रिएक्ट के अंदर क्या बोला जाता है, हुक्स वेरिएबल कहा जाता है, ठीक है ना। हुक्स वेरिएबल की खास बात ये होती है कि ये यूआई से क्या होते हैं, बाइंडेड होते हैं, है ना, ठीक है ना। सो अगर आपने यहां पर इसकी वैल्यू लेट से एफ नेम में आपने यहां पर वैल्यू इसकी अगर सुनील कर दी कोड में हार्ड कोडेड जाके, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपकी वैल्यू क्या टाइप होकर आ जाएगी, सुनील आ जाएगी। मतलब अगर बाइंड वेरिएबल में आप जाके चेंज करोगे तो सर आपको यूआई में देखने को मिलेगा, और अगर सर आपने यूआई में चेंजेस कर दिया तो ऑटोमेटिकली बाइंड में हो जाएगा। इसको बोलते हैं टू वे बाइंडिंग। समझ में आया ना, टू वे। टू वे का मतलब इधर चेंज करोगे तो उधर दिखेगा, उधर हो जाएगा, और उधर चेंज करोगे तो इधर हो जाएगा। यूआई पे चेंज करोगे तो हुक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा, और हुक वेरिएबल में चेंज करोगे तो इधर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही हम हुक वेरिएबल्स यहां पर देखते हैं। अब ये हुक्स वेरिएबल में जाने के हुक्स वेरिएबल बनाने के लिए रिएक्ट में आना पड़ेगा। यहां पर रिएक्ट में आपको जाना पड़ेगा, यूज स्टेट हुक में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, यूज स्टेट, ठीक है। यहां स्टेट का मतलब होता है, स्टेट का मतलब होता है कोई कोई वैल्यू जिसको आप स्टोर करना चाहते हो टेम्परेरी बेसिस पे, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे मेरे पास फर्स्ट नेम स्टोर करना है, लास्ट नेम स्टोर करना है, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो मेरा ये क्या हो गया, मेरा फर्स्ट स्टेट। स्टेट मतलब कोई डाटा जिसको आप होल्ड करना चाहते हो। मैं अपने फर्स्ट नेम को होल्ड करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल। क्या मैं फर्स्ट नेम को, लास्ट नेम को होल्ड करना चाहते हैं? तो ये यूआई पे जितनी भी फॉर्म्स की फील्ड हम भर रहे हैं, वो हमारे लिए रिएक्ट में उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेट। स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल्स। और इन स्टेट वेरिएबल्स को यूज करने का तरीका है, यूज स्टेट नाम के फंक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मुझे अपने अगर फर्स्ट नेम को यूज करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा, देख देख के यहाँ पर लिखो, कॉन्स्ट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर इक्वल टू लगाना है, फिर आपको क्या लिखना है, यूज स्टेट नाम के फंक्शन को कॉल करना है, कंट्रोल स्पेस करना है, यूज स्टेट में गए, यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर इसमें कॉमा लगाना है। इसमें अरे का पहला एलिमेंट आपका हो जाएगा फर्स्ट नेम, और दूसरा हो जाएगा उसका सेट फंक्शन, सेट फर्स्ट नेम, ठीक है ना, सेट एफ नेम। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। इसकी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी आप इनिशियलाइज करना चाहते हो, ठीक है ना। और ये वेरिएबल किस नाम का बना, एफ नेम नाम का। और इस नेम एफ नेम के नाम के वेरिएबल को आप यहां पर ये पेस्ट कर सकते हो। इसी एफ नेम के नाम के वेरिएबल को आप नेम के बाद क्या ले सकते हो, वैल्यू ले सकते हो, कर्ली ब्रेस लगा के ये आपने करवा दिया। तो अब आप देखना, हो गया, ये हो गया, अनिल ऑटोमेटिकली आ गया। क्या मैंने इस इनपुट के अंदर अनिल कहीं से कहीं तक लिखा, क्या नहीं लिखा। मगर ये वेरिएबल मैंने कहां बना रखा है, मेरे रिएक्ट के फर्स्ट एरिया पर। रिएक्ट फंक्शन का जो एंटर करते ही, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंटर करते ही उसमें तीन एरिया होते हैं, जैसा मैंने लिख रखा है। द फर्स्ट एरिया इज कॉल्ड हुक एरिया, सेकंड एरिया इज योर फंक्शन डेफिनेशन, थर्ड एरिया इज योर रिटर्न स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आप देखो, उसमें मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ इनिशियलाइज कर रखी, ठीक है ना। तो इनिशियल वैल्यू मैंने एम्प्टी कर दी। अगर मैं यहाँ से सुनील करूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखना ऑटोमेटिकली सुनील आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया। ये मैं इसको साइड खिसका देता हूं, ये साइड खिसका है, देखो मैंने ए लिखा, ऑटोमेटिकली वो डॉम रीलोड कर दिया उसने। तो हुक्स वेरिएबल की खास बात ये है कि जैसे ही अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ वेरिएबल में, तो आपका यूआई रीलोड हो जाएगा। देखो ए लिखा, एम, पेज रीलोड हो गया ना। तो हुक्स वेरिएबल की खास बात यह है कि सर जैसे ही आप हुक वेरिएबल में अगर कोई भी चेंजेस होता है, तो यूआई रिफ्रेश हो जाता है,
नए वेरिएबल्स लोड हो जाते। ANIL दिखा। सो ये पावर है रिएक्ट की, ये पावर है रिएक्ट के हुक्स वेरिएबल्स की। सो क्यों मार्केट में सब रिएक्ट रिएक्ट ही चल रहा है, पता ही है आपको। आप मार्केट रिएक्ट आप कर रहे हो, आप फ्रंट एंड इंजीनियरिंग जहां पे भी नाम आता है वहां सबसे पहले क्या नाम आता है, रिएक्ट इंजीनियर्स का आता है कि भाई रिएक्ट इतना पावरफुल है ना। तो यही उसके छोटे छोटे फीचर्स है जो उसको उतना पावरफुल बना रहे हैं। सो आपने देखा मैंने जैसे जैसे चेंजेस किए, अब ऐसे ही मुझे कितने वेरिएबल्स चाहिए, मल्टीपल। पहला एफ नेम हो गया, दूसरा एल नेम हो गया, तो सेट एल नेम। और क्या क्या चाहिए हमें, पोस्टमैन से पता कर लेते हैं भाई। ईमेल चाहिए मेरे को, ईमेल सेट ईमेल, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, पास पास चाहिए, पास सी पास और सेट पास, ठीक है ना। ये इसका कन्वेंशन है, फंक्शन का नाम हमेशा केमल केस में लिखा जाता है, आपको पता है। सेट सी पास, और लास्ट वाला क्या है हमारा, रूल टाइप है। तो मेरा रूल क्या है, मेरा रूल यही है कि जो क्लाइंट की फील्ड्स हैं वो के वही नाम के वेरिएबल बनाने हैं, उसी नाम के कॉलम्स बनाने हैं डाटाबेस में। मैंने आपको 3 जगह का मैंने अप्रोच बताया था कि यूआई में जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर 4 अप्रोच देखो। फ्रंट एंड के जो वेरिएबल नेम्स है, एग्जैक्टली वो के वही वेरिएबल नेम पोस्टमैन में मिल रहे हैं, एग्जैक्टली वो के वही वेरिएबल नेम आपको हुक्स वेरिएबल में मिल रहे हैं, एग्जैक्टली वो के वही वेरिएबल नेम्स टेबल के अंदर कॉलम नेम में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मैं हमेशा चीजों को कंसिस्टेंट रखता हूं, एक जैसा। अगर मैं हर जगह अलग अलग वेरिएबल नेम लेने लग जाऊं, कहीं पर मैंने एफ नेम बोला है, कहीं नेम मैंने फुल नेम बोला है, कहीं पर मैंने कुछ और बोला है, तो मैं खुद ही कोड पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीजें हो गई। सेट रोल टाइप, सेट रोल टाइप, तो ये मेरे सारे हो गए। और ये यूज स्टेट मैंने यहाँ पर लिया, और ठीक है। सो ये पर्टिकुलर मैंने यूज क्लाइंट हमने लिया, और इसको मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। तो आई थिंक मेरा ये सारी चीजें हो गई हैं। अब इन वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर लिया, इन वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर लिया, एफ नेम ईमेल, ईमेल की जगह ईमेल आ गया, पासवर्ड की जगह पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड की जगह कंफर्म पासवर्ड आ गया, ठीक है। और रोल टाइप की जगह हमारा रोल टाइप की जगह रोल टाइप आ गया। तो बेसिक वैलिडेशन तो क्लाइंट साइड पे भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप वैल्यू ले रहे हो डायरेक्टली सर्वर को दे रहे हो, आप क्लाइंट पर वैलिडेशन का काम कर ही नहीं रहे। तो अब प्रोजेक्ट को कितना डिटेल में आप चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो, ये आपके हाथ में है कि सर अभी तो आपने क्या किया, वेरिएबल्स लिया और डायरेक्टली एपीआई कॉल करवा दी। सर क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो आपने स्किप कर दिया, समझ में आ रहा है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वेरिएबल्स लिए, मैंने डेटा लिया और मैंने पेलोड में सेट करवा दिया और डायरेक्ट एपीआई कॉल कर दी। तो यहाँ मैं वैलिडेशन का काम कर ही नहीं रहा हूँ अभी। वो इसलिए कि मैं लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रख के आपको एंड टू एंड समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से ये हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारे मैंने सेट कर दिए, अब आप देखना, रिफ्रेश किया मैंने। अब यहाँ पर मैंने ले लेता हूँ, मैंने ले लिया, मैं डाटाबेस में चेक कर लेता हूँ कि कौन सी एंट्री है अभी, रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखना यहाँ पर खुश स्कोर जो है मेरी लास्ट एंट्री थी, ठीक है ना। तो खुश, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अब यहाँ पर टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ना तो टाइप हो नहीं रहा है। उसके लिए आपको प्रॉपर थोड़ा सा और आगे अप्रोच करना पड़ेगा। इस फॉर्म के अंदर आपने नेम वैल्यू और इसके साथ साथ में एक इवेंट और अटैच करनी पड़ेगी, ऑन चेंज। ऑन चेंज में आपको एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, ऑन चेंज में आपको एक हैंडल हैंडल नाम का फंक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ रिएक्ट के अंदर आप देखेंगे कि अगर आपको कोई भी कंपोनेंट में अगर वैल्यू चेंज करनी है तो तो यहाँ पर मैंने एक कॉलबैक फंक्शन लिया, यहाँ पर मैंने एक कॉलबैक फंक्शन लिया,
और यहाँ पर मैंने कॉल बैक फंक्शन लिया और मैंने ये एक एक वेरिएबल्स ये फंक्शन कॉल कर लिया, सेट एफ नेम और इसके अंदर इवेंट डॉट, ये हमारा एक्चुअल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो चलो देखते हैं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। ANIL, यस हो गया। अब मैं टाइप भी कर पा रहा हूँ। तो ये ऑन चेंज क्या है? ऑन चेंज उस इनपुट की स्टेट है कि अगर उस इनपुट में आप कुछ भी चेंज करोगे तो कौन सी इवेंट ट्रिगर होगी आपकी? ऑन चेंज होगी। तो ये कि ये स्टेटमेंट आपको हर जगह लिखना है वैल्यू के बाद में। तो नेम, और ये यहाँ पर मैंने कॉपी किया, नेम वैल्यू और ऑन चेंज, नेम वैल्यू और ऑन चेंज, नेम वैल्यू और ऑन चेंज, नेम वैल्यू और ऑन चेंज। अब यहाँ पर एफ नेम हो गया, ये एल नेम कॉपी, पासवर्ड कॉपी, ये पासवर्ड, ये कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ सिलेक्ट में भी करना पड़ेगा अपने को, सिलेक्ट में भी वैल्यू और ये कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। तो ये रोल टाइप की जगह क्या हो जाएगा? रोल अंडरस्कोर टाइप हो जाएगा। बाकी इनको सबको चेंज करना पड़ेगा। ये एल नेम हो गया, ये क्या हो गया? ईमेल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सेट पास नाम का फंक्शन हो जाएगा, सेट पास नाम का फंक्शन हो गया। ये सेट सी पास नाम का फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया? सेट रोल टाइप हो गया, सेट रोल अंडरस्कोर टाइप हो गया। सेव किया, ब्राउजर में गया, आउटपुट देखा, सेव किया। अब यहाँ पर आप जाओ, तो लास्ट एंट्री मेरे पास कौन सी थी? खुश 4 वाली एंट्री थी, खुश 4 वाली एंट्री थी। अब मैं यहाँ से खुश 5 वाली एंट्री कर रहा हूँ, खुश 5 खुश 5 खुश 5 @gmail.com, पासवर्ड खुश 5, कंफर्म पासवर्ड खुश 5। इसका मैंने दे दिया, इसको एक्सपोर्टर दे दिया, और साइन अप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे। चूंकि एपीआई कॉल कर रहे हो तो आपकी नजर कंसोल पे और किस पे होनी चाहिए? नेटवर्क टैब पे, ठीक है ना? कंसोल और नेटवर्क टैब पे दो नजर होनी चाहिए आपकी। और फोकस करते हैं, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो कुछ 5 वाली एंट्री को मैंने सक्सेसफुली डाटाबेस में एंट्री करवा दी। और कंफर्म भी करके बता देता हूं मैं आपको। राइट क्लिक किया, व्यू, एंड ये देखो खुश 5 वाली एंट्री आ गई कि नहीं आ गई? ये खुश 5 वाली एंट्री क्या मैंने पोस्टमैन की एपीआई कॉल करवाई कि मैंने रिएक्ट के फॉर्म को सबमिट किया? रिएक्ट के फॉर्म में डाटा फिल किया, नीचे जाके मैंने उस सबमिट बटन को क्लिक किया, उस पूरे फॉर्म ने क्या किया? मेरे डाटा को कलेक्ट किया, पेलोड को कलेक्ट किया और एपीआई कॉल करी, एक्सियोस की एपीआई कॉल करी। जैसे ही एक्सियोस की एपीआई कॉल हुई, मुझे रिस्पॉन्स आया और मुझे रिस्पॉन्स में मैंने स्वीट अलर्ट बता दिया। तो आपको समझ में आया कि मैंने सक्सेसफुली आप आज यूजर को रजिस्टर करके डीबी में स्टोर करवा दिया है। इसमें क्लाइंट साइड वैलिडेशन में मैंने अभी कुछ स्किप करवा दिए हैं, ये आप चाहो तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो कि यार फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसमें क्या क्या वैलिडेशन आपको लगाना है और उसके हिसाब से स्वीट अलर्ट बताना है, ये आपके ऊपर है। बट आप इसको और अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को।